हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज आप लोगों का जो 2019 का और दूसरी बार जो पेपर आया हुआ था, क्योंकि इसमें 2 बार पेपर कराए गए थे, तो दूसरी बार जो आया था उसको सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आप लोग जानते हैं। यानी 50 से 60% चीजें हमें यहाँ से प्रोवाइड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सभी को देखेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इंपॉर्टेंट चीजों को स्किप करके नहीं देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर हो जाता है। उसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वो था पित्त रस बनाता है किसमें? तो अमाशय में, गृहिणी में, छोटी आंत में, यकृत में। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका द ऑप्शन हो जाएगा यकृत में। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का क्या उदाहरण हो जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सरोता है या कैंची है या बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी हो जाएगी या चिमटा हो जाएगा। तो तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं वो देखिए उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, तो उसमें देखिए चिमटा आ जाता है। इसलिए आपका द ऑप्शन राइट है। और इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाते हैं। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है या O2 निकलती है या NH3 निकलती है या N2 निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हो जाती है O2 गैस वो निकलती है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्य संख्या भिन्न होती है, या परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती हैं, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होती हैं। इसमें कौन सा राइट रहेगा? तो एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं क्या? तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? देवता है या तारा है या उपग्रह है या ग्रह है? तो चंद्रमा क्या है? तो ये उपग्रह हो जाता है। और कैसा? तो प्राकृतिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो प्राकृतिक हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 5 होते हैं, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन वेरी शॉर्ट हो जाते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, यानी जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट, वैसे 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम। यानी आपको सभी पता होने चाहिए कि भाई इस बार डी पूछ लिया तो अगली बार हो सकता है ए पूछ ले, इसका रासायनिक नाम पूछ ले, है ना? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाता है कैल्सीफिरोल हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से रिकेट्स या सूखा रोग होता है। और अगर बात की जाए विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो वो सूर्य की रोशनी होती है, जिसके लिए हमें एक भी रुपया व्यय नहीं करना पड़ता है और हमें मुफ्त में मिलती है। और सबसे अच्छी, यानी सबसे अच्छा स्रोत अगर बात किया जाए तो सबसे अच्छा स्रोत यही हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी बार कहूँ उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3 हो जाता है। और उपयोग इसका क्या होता है? तो ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन आदि के पकाने में। जैसे बेकिंग सोडा जो नॉर्मल सोडा जो किचन में पाया जाता है ना, कि भाई ऐसी चीज ये सोडा है, अगर इसको आप भोजन में मिला देते हैं या कोई चीज गलती नहीं है तो उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है उससे चीजें गल जाती हैं, है ना? जल्द मुलायम भी होती हैं। तो उसी सोडे की बात यहाँ पे हो रही है।
अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो एक ट्रिक बताई थी, जल में जो घुलनशील है तो बस, जैसे बस जा रही है और वो क्या है, जल में डूब गई, तो बी सी बस, यानी आप इस तरह से ट्रिक से याद करेंगे। और वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील कौन हो जाता है, तो कीड़ा। आप के ई और डी ए, इससे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। वैसे ये ए डी ई के इस तरह से लिखा है, लेकिन आप कीड़ा से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी सॉरी यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, यानी यहाँ पे क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणी के उत्सर्जी अंग कौन कौन से, तो यहाँ पे त्वचा हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, यकृत, फेफड़े, आंत आदि ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्य किसे कहते हैं, इसकी इकाई लिखिए। तो कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसकी इकाई जल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। तो देखिए ये 2021 में भी आया हुआ, 2020 में, 2019 सेकेंड बार में और 2019 फर्स्ट में भी आया हुआ है। यानी ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं जितना कहूँ उससे भी कहीं ज़्यादा आप देख सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे नाभिकीय भट्ठी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमें शारीरिक बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में क्या होती है, तो संचित रहती है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। तो धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, MgO प्लस H2O एरो Mg का होल स्क्वायर, OH का होल स्क्वायर, जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फसल चक्र से क्या लाभ होता है, तो लाभ देखिए फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और फसल क्या होती है, रोग मुक्त होती है। फसल चक्र का मतलब ये होता है, जैसे एक खेत में आप ये सोचे कि हम वही फसल बार बार उगा रहे हैं, बार बार उगा रहे हैं, एक खेत में एक ही फसल बार बार उगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें उत्पादन शक्ति कम हो जाएगी, यानी उत्पादन जो है वो कम हो जाएगी, उर्वरा शक्ति उसकी घट जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, फसल चक्र, जैसे इस बार कोई और फसल उगाई और अगली बार कोई और उगा दी, तो उससे क्या होता है कि जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है और अच्छी फसल भी उगती है, यानी फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाता है और फसल क्या होती है, रोग मुक्त भी हो जाती है। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ जाता है भाई, प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी हो जाती है, भूकंप हो जाता है ना। और क्या होता है, जैसे भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, ये सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए उपाय क्या क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम वृक्षारोपण ना करने से हो रही है, इसलिए वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वृक्षों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है। वनों का संरक्षण और बड़े उद्योगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा को घटाना। और आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन में निकाय और संरक्षी उपाय तैयार तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों को व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो, यानी ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और भी जो भी आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए। कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाकर रखें और थोड़ा-सा चीज़ों को समझें। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐच्छिक पेशियां, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, जैसे हाथ पैर आदि। यानी ये क्या कैसी है, इच्छा के अनुसार चलती है। जैसे हमने कहा कि हम हमारा मन किया, हमने हाथ को हिलाया, ठीक है, तो ये क्या हमारी इच्छा पर निर्भर है, ठीक है। और पैर है, जैसे हमने क्या किया भाई, हम उठ खड़े हुए चलने लगे, तो क्या है, हमारी इच्छा पर निर्भर है, जब मन किया तब बैठ गए, तो वो इच्छा पर निर्भर है। लेकिन क्या होता है, अनैच्छिक पेशियां क्या होती है, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते, अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं, जैसे मूत्र वाहिनियां, हृदय आदि। अब हृदय है तो ऐसा तो नहीं आप जब चाहते हो तो धड़कता है दिल, जब नहीं चाहते हो तब नहीं। ये तो अब सांस है, जब आप चाहते हो तो लेते हो, जब नहीं चाहते हो तो नहीं लेते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, मूत्र वाहिनियां जो हो जाती हैं और हृदय आदि ये हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये अनैच्छिक पेशियां हैं, आप चाहें या ना चाहें फिर भी ये चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेशन होता है कंप्लीट, और आपका जो 2019 का पेपर है, यानी दूसरी बार जो आया हुआ था, वो हो चुका है सॉल्व। आई होप आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और आप देखिएगा जितने मैंने क्वेश्चन बताए, पहली बात तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भर-भर के पूछे जाते हैं। भाई इस बार प्रथम प्रकार का उत्तोलक पूछ लिया, तो अगली बार द्वितीय प्रकार का उत्तोलक पूछ लेंगे, और अगली बार क्या, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, यानी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बनते हैं। इस तरह से चीज़ों को आप लोग समझे, ठीक है। जैसे वसा और जल वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो मतलब समझ लीजिए पूछा ही पूछा जाता है। तो चीज़ें क्या है, अच्छे से तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया बस खत्म। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। जो समीकरण बताते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, उनको लिख-लिख के आप लोग देखेंगे तो अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, तैयार होंगी। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, और अगले क्लास में मिलते हैं कोई और पेपर को लेकर, कोई और सब्जेक्ट के पेपर को लेकर। तब तक आप लोग क्या करें, आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपना ख्याल भी रखें, क्योंकि अपना ख्याल जब रखेंगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।